देखिए, आज पूरे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। 19 फरवरी को जन्मे शिवाजी महाराज ने उस वक्त स्वराज का सपना देखा जब देश का ज्यादातर हिस्सा मुगलों के अधीन था। उन्होंने स्वराज के लिए संघर्ष किया। आज उनकी जयंती के मौके पर बॉलीवुड सेलेब्स भी उन्हें याद कर रहे हैं। इसी सिलसिले में रितेश देशमुख पुणे के शिवनेरी फोर्ट पहुंचे और शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज शिव जयंती है और आज के दिन मैं सभी शिव भक्तों को, शिव प्रेमियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। आज के दिन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था और उनकी कीर्ति और उनका शौर्य ये सभी लोगों को पता है और इतने वर्षों के बाद भी वो हमें नई ऊर्जा देते हैं, नई प्रेरणा देते हैं। यही प्रेरणा सभी को प्राप्त हो, यही मैं आकांक्षा और शुभेच्छा देता हूँ। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन यानी महाकाल की नगरी में, जहां पर महादेव 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 5 स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। महाकाल नगरी उज्जैन में जब भगवान का पंचमुखी श्रृंगार होता है तो पूरा मंदिर परिसर भक्ति और दिव्यता से अलौकिक हो उठता है। ये श्रृंगार केवल अलंकरण नहीं बल्कि शिव के 5 स्वरूपों का आध्यात्मिक दर्शन है। विशेष पर्वों और अवसरों पर महाकाल का भव्य पंचमुखी श्रृंगार किया जाता है, जिसमें भगवान को चंदन, भस्म, रजत और स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। 5 मुकुट, त्रिशूल, डमरू और नाग के साथ सुसज्जित 5 मुख के दर्शन श्रद्धालुओं को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति कराते हैं। महाकाल का पंचमुखी श्रृंगार महाशिवरात्रि के बाद महाशिवरात्रि पर्व के समापन के लिए होता है, जिसमें महादेव, छबीना, मनमहेश, उमा महेश, होलकर और शिव तांडव मुखौटा धारण कराया जाता है और इस भव्य स्वरूप में महाकाल अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। देखिए, दरअसल महादेव का वो धाम जहां आस्था विश्वास का संगम दिखता है, जहां भक्त अपने महादेव के भव्य दिव्य स्वरूप के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, वही ये जगह है जो आप सबके सामने है। तो महाकाल का पंचमुखी श्रृंगार यहां पर किया गया और भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचकर महादेव के दर्शन किए। ये बाबा महाकाल का दिव्य स्वरूप है, जिसमें उनके 5 अलग अलग स्वरूपों का एक साथ दर्शन करने का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। पंच मुखौटे में महाकाल का किए गए इस श्रृंगार को पंचमुखारबिंद श्रृंगार के रूप में जाना जाता है, जिसमें उन्हें छबीना, मनमहेश, उमा महेश, होलकर और शिव तांडव मुखौटा धारण कराया जाता है। महाशिवरात्रि के बाद वर्ष में एक ही दिन ऐसा आता है जब भगवान महाकाल इस स्वरूप में दर्शन देते हैं, जो विशेष माना जाता है। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष के चंद्र दर्शन पर भगवान को निराकार से साकार स्वरूप धारण करवाया जाता है। इसी परंपरा के अनुसार बुधवार को संध्या पूजन के बाद महाकाल का पंच मुखौटा श्रृंगार किया गया। उससे पहले विधिवत पूजन अभिषेक हुआ। इसके बाद एक एक कर भगवान को 5 मुखारबिंद धारण करवाए गए। सभी मुखों को नवीन वस्त्र, मुंडमाला, छत्र, मुकुट पहनाकर अद्भुत श्रृंगार किया गया। भगवान महाकालेश्वर शिव नवरात्रि के द्वितीय दिन पंचमुखारबिंद पंच मुखौटे के दर्शन दे रहे हैं। जिस प्रकार से सभी भक्त लोगों ने शिव नवरात्रि महाशिवरात्रि पर्व पे दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो भक्त लोगों ने आज चंद्र दर्शन द्वितीया के दिन शिव पंच मुखौटे के दर्शन करके शिव नवरात्रि महाशिवरात्रि का पुण्य लाभ कमा सकते हैं। महाकाल के इस स्वरूप के दर्शन से शिव नवरात्र और महाशिवरात्रि के समान पुण्य फल की प्राप्ति की मान्यता को लेकर बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में उमड़े और दर्शन का लाभ प्राप्त कर भाव विभोर दिखे। महाकाल के दर्शन करना है, हमें बहुत अच्छा लगा। पंचमुखी श्रृंगार करने का मौका मिला हमें और बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया। महाकाल को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं बाबा हमारे। महाकाल का श्रृंगार देख के बहुत अच्छा लगा और हम तो हमेशा जब महाकाल के दरबार में आते हैं, महाकाल के अद्भुत रूप देख के हमारा दिल बहुत मनमोहित होता है और आज के श्रृंगार से तो महाकाल ने हमको तृप्त कर दिया। बहुत अच्छे श्रृंगार लगे आज के महाकाल के। जय जय श्री महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और समय के स्वामी भगवान शिव का दिव्य धाम है।
मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ कालों के भी काल हैं, यानी समय और मृत्यु के भी स्वामी के रूप में विराजमान हैं। यहाँ भस्म आरती की प्रसिद्ध परंपरा देखने को मिलती है, तो शिव नवरात्र के अद्भुत रंग भी देखने को मिलते हैं। महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व शिव नवरात्र के रूप में मनाया जाता है, जिसमें 9 दिनों तक महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार होता है और दर्शन के लिए हर दिन बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। मंदिर की परंपरा के अनुसार पंचमुखारबिंद श्रृंगार के बाद महाशिवरात्रि पर्व का विधिवत समापन हो जाता है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रामनगरी में मंदिर निर्माण से जुड़े कार्य अब अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले वक्त में यहां भक्ति, इतिहास और तकनीक का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जो श्रद्धालुओं के लिए कभी नहीं भुला पाने वाला अनुभव होगा। अयोध्या में 2 दिवसीय बैठक के बाद इन सब के बारे में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने विशेष जानकारी साझा की है। रामलला के इस दिव्य धाम में श्रद्धालुओं को सुखद अनुभूति हो सके, इसके लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, इस पर गहन मंथन किया गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर समेत सभी 14 मंदिरों में दर्शन पूजन कर सकें, ऐसी श्रद्धालुओं की इच्छा होना स्वाभाविक है। लेकिन भीड़ के चलते सभी श्रद्धालुओं के लिए ऐसा संभव नहीं हो पाए, तो उनके लिए भी यहाँ विशेष व्यवस्था की तैयारी चल रही है। इसके लिए मंदिर परिसर में बन रहे भव्य संग्रहालय में एक प्रमुख गैलरी होगी, जिसके लिए अत्याधुनिक 3D तकनीक के माध्यम से वीडियो तैयार किया जाएगा, जिसमें मुख्य मंदिर समेत परिसर के सभी 14 मंदिरों के पूजन, श्रृंगार, आरती के दर्शन हो सकेंगे। श्रद्धालु पूरी चीज दर्शन नहीं कर पाया है मंदिर में जाकर, तो म्यूजियम में उसको ये 3D का प्रारूप बनाया जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे वो मंदिर में है और उसको सभी दर्शन वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। किसी एक बड़ी एजेंसी को देना पड़ेगा इस कार्य को, जो कि इसको बना सके। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने 2 दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद जानकारियों को साझा किया, जिसके अनुसार मंदिर परिसर में बन रहे संग्रहालय में आस्था, इतिहास और आधुनिक तकनीक का संगम देखने को मिलेगा। मंदिर परिसर में बन रहे संग्रहालय में 2 विशेष गैलरी भी होगी, जिसमें 500 वर्षों के कानूनी संघर्ष का विवरण होगा। एक गैलरी में खुदाई से मिले अवशेषों को और प्रमाणों को वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि इसी स्थल पर प्राचीन मंदिर और इक्ष्वाकु वंश से जुड़ी ऐतिहासिक विरासत विद्यमान थी। संग्रहालय में एक पुष्पक विमान गैलरी भी देखने को मिलेगी, जहां श्रद्धालु 7D तकनीक के माध्यम से उन पवित्र स्थलों का आभासी दर्शन कर पाएंगे, जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े थे। पूरी रूपरेखा बना दी गई है, उसके अनुसार कार्य शुरू कर दिया गया है और पूरी आशा है कि लगभग 6 से 9 माह में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए, जैसे छाया, तापमान, जो गर्मी बहुत हो जाती है तो उसको हम क्या करें, तो इन सब चीज़ों के लिए अब अलग से विचार किया जा रहा है कि हम नई जो भी खोज है टेक्नोलॉजी की, उससे हम किस प्रकार से गर्मी में श्रद्धालुओं को राहत दे सकें। साफ है कि मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों के साथ साथ यहाँ श्रद्धालुओं की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को सामान रखने के लिए 3 अलग स्थान बन चुके हैं और अब श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत दिलाने की व्यवस्था पर काम चल रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
कटरा के धार्मिक पर्यटन और आर्थिक विकास के इतिहास में एक नया अध्याय की शुरुआत होने वाली है। दरअसल 7 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद श्री शंकराचार्य मंदिर का निर्माण कार्य आखिरकार अब शुरू हो गया। इस ऐतिहासिक पल का गवाह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जिन्होंने 31.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मंदिर की आधारशिला रखी। आपको बता दें कि शंकराचार्य मंदिर की परिकल्पना सबसे पहले 1965 में की गई थी। ये मंदिर आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अब जो माता के भक्त हैं, जो देश भर से दर्शनों के लिए कटरा पहुंचते हैं, वो अब न केवल माता के दर्शन कर पाएंगे बल्कि यहाँ पर वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शंकराचार्य जी का एक बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। जिस प्रकार से श्रीनगर में एक पहाड़ी की चोटी पर वहाँ पर एक शंकराचार्य जी का ऐतिहासिक मंदिर है, उसी की तर्ज पर यहाँ पर भी कटरा में अब एक बड़ा मंदिर बन रहा है शंकराचार्य जी का, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालु आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मंदिर का जो निर्माण कार्य है उसका आज शिलान्यास हो गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज यहाँ पहुंचे और उन्होंने विधिवत तौर पर इस मंदिर का जो है शिलान्यास किया। ये जो मंदिर है ये 31 करोड़ और 51 लाख रुपए की राशि से बनेगा और साथ ही में यहाँ पर जो है शौचालय की भी व्यवस्था रहेगी, पीने के पानी की भी व्यवस्था रहेगी और कटरा शहर से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है उसका भी जो है विकास होगा। वो रास्ता चौड़ा किया जाएगा ताकि वहाँ से गाड़ियाँ आ जा सके। तो यहाँ पर आज जो है भक्तों को एक बड़ी सौगात मिली है, क्योंकि यहाँ पर शिलान्यास हुआ है शंकराचार्य जी का मंदिर का। श्रीनगर में शंकराचार्य जो पर्वत है वहाँ पर श्री शंकराचार्य जी का एक बड़ा भव्य मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। उसी की तर्ज पर यहाँ अब धर्मनगरी कटरा में भी एक मंदिर बन रहा है और ये जो मंदिर है बिल्कुल ठीक जो त्रिकूट पर्वत है उसके सामने वाली जो पहाड़ी है वहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर सामने आप देखिए ये त्रिकूट पर्वत है। यही त्रिकूट पर्वत जो है यहाँ पर माँ वैष्णो देवी का दरबार है, माँ वैष्णो देवी का धाम है। यहाँ पर आप अर्धकुंवारी भी देख सकते हैं। तो जो त्रिकूट पर्वत है उसके बिल्कुल ठीक सामने जो पर्वत है वहाँ पर शंकराचार्य जी का एक मंदिर बनेगा और जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उनको पूरी उम्मीद है कि इससे कटरा में और अधिक जो है श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो कटरा की अर्थव्यवस्था है इसको एक बड़ा बल मिलेगा। 31 करोड़ और 51 लाख रुपए की ये जो परियोजना है, इसमें जो मार्ग है वो चौड़ा होगा, साथ ही में यहाँ पर शौचालय बनेंगे, पानी पीने के पानी की व्यवस्था रहेगी, मंदिर तो बनेगा ही और साथ ही में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिन्होंने ज़मीन जो है भूमि दी है इस मंदिर के लिए, 41 कनाल भूमि दी है, उनके लिए यहाँ पर 50 दुकानें बनेंगी, जो एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये जो 50 दुकानें हैं वो यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेंगी। इस क्षेत्र की, कटरा के इस इलाके के जो लोग हैं उनको वो दुकानें जो है अलॉट की जाएंगी। तो इससे कहीं ना कहीं जो श्राइन बोर्ड है उनका मकसद यही है कि यहाँ पर जो है श्रद्धालु अधिक संख्या में और पहुँचे और जो कटरा की जो अर्थव्यवस्था है उसको और अधिक बल मिले। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए और धर्मनगरी कटरा में अब अगर शंकराचार्य जी का मंदिर बनेगा तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु कई जो है यहाँ इस क्षेत्र में भी पहुँचेंगे और श्रद्धालु जो हैं उनके लिए यहाँ पर एक और भव्य मंदिर बन रहा है, उसके दर्शन यहाँ श्रद्धालु कर पाएंगे और इससे जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनको भी काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसको काफ़ी बल मिलेगा। दुकानें बनने जा रही है, 50 दुकानें जो कि स्थानीय लोगों को मिलेंगी जिन्होंने अपनी ज़मीन जो है इस मंदिर को बनाने के लिए दी है। तो बड़ा ही यहाँ पर एक कदम उठाया है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने। जो यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात जो है श्राइन बोर्ड की तरफ से मिली है और ये जो मंदिर है बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा कि त्रिकूट पर्वत के सामने है और यहाँ पर श्राइन बोर्ड को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है अब श्रद्धालु, कई जो श्रद्धालु हैं जो दर्शनों के बाद कटरा शहर पहुँचेंगे वो यहाँ इस मंदिर में भी दर्शनों के लिए आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, कटरा, रियासी, गुड न्यूज़ टुडे। फरवरी के महीने में सर्द मौसम ने देखिए एक बार फिर से वापसी कर ली है। हिमालय क्षेत्र में नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का नया दौर शुरू हो गया। ऐसे में विंटर कार्निवल सैलानियों के रोमांच को और बढ़ा रहा है। वहीं मैदानों में मौसम ने करवट ली। दिल्ली एनसीआर में कल बारिश के बाद से सुबह और शाम के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने के बाद गर्मी का मौसम दस्तक देगा।
तो चलिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौसम में ये तापमान की गिरावट जो दर्ज की गई है उसका असर जो है वो मैदानी इलाकों में साफ देखा जा सकता है। पहाड़ों पर हो रही फ्रेश स्नोफॉल के चलते, हालांकि वहां पर तो कार्निवल का आगाज हो गया है, लेकिन यहाँ पर ठिठुरन और बढ़ गई है और तापमान में गिरावट आई है। पहाड़ों पर अब एक बार फिर से बर्फबारी का दौर आ सकता है। बर्फ से ढके पहाड़ और इस बीच रोमांच, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा संगम। ये तस्वीरें हैं घाटी की, जहां हर पल प्रकृति का एक अद्भुत नजारा देखने के लिए मिलता है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में वादियां सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इन्हें महसूस किया जाता है और यही वजह है कि इस खूबसूरत वादियों को अपनी यादों में कैद करने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। सैलानियों के लिए ही बर्फीले पहाड़ों पर विंटर कार्निवल का भी आयोजन किया गया है, जहां रोमांच, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता की खूबसूरत तस्वीर देखने के लिए मिल रही है, जिससे सैलानियों को तो कश्मीर की संस्कृति देखने के लिए मिल ही रही है, साथ ही ये विंटर कार्निवल व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। ये पिछली बार के प्रेसिडेंट्स को फॉलो करते हुए इस बार में विंटर कार्निवल का आयोजन किया है। इस बार हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट को रोप इन करके एक बड़े लेवल पे प्रोग्राम कराने की कोशिश की है, सो दैट हम दुबजन को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे अच्छे से प्रमोट कर सके और ये इवेंट जो है हम हर साल कर सके, जिससे कि यहाँ के लोकल इकोनॉमी को, यहाँ के लोगों को, यहाँ का लोकल जो हमारा कल्चर है, यहाँ के जो क्यूजिन्स वगैरह हैं, यहाँ पे हमारे जितना भी लोग यहाँ पे जो डिफरेंट इवेंट्स वगैरह में हम करते हैं यहाँ पे, तो वो इनको एक प्लेटफॉर्म पर देखने का मौका मिले। और इसी के साथ हमारा जो ये डेस्टिनेशन है, हमारे जो दूसरे डेस्टिनेशन होते हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे गुलमर्ग, पहलगाम के तौर पे हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां अब सीधे सैलानियों तक पहुंच रही हैं। स्थानीय लोगों को अपनी कला प्रस्तुत करने के लिए एक मंच मिला है, जिससे व्यापार और पर्यटन दोनों को घाटी में बढ़ावा मिल रहा है। अच्छा इनिशिएटिव लिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और J&K टूरिज्म ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि बड़ा अच्छा माहौल बना के रखा है। पीर पंजाल की झोली के बीच, जिसे धुबजन कहा जाता है, उसके अंदर बड़ा अच्छा माहौल बना के रखा है। पिछले साल भी बड़ा अच्छा माहौल बनाया था। बहुत सारे टूरिस्ट लोग आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया और बहुत सारे कल्चर भी यहाँ पे प्रमोट हुए, जैसे कि गुज्जर कल्चर, कश्मीरी कल्चर, बहुत सारे कल्चर भी यहाँ पे जो है प्रमोट हुए। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बर्फीली वादियों में ये स्नो कार्निवल साबित कर रहे हैं कि कश्मीर में सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का घर नहीं, बल्कि संस्कृति, रोमांच और आर्थिक संभावनाओं का भी अद्भुत संगम है। प्रोग्राम का मदा मकसद ये है कि लोगों की एंटरटेनमेंट, और खासकर ये जरूर कि हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियान में ये टूरिस्ट स्पॉट है जो पूरे वर्ल्ड मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। इतनी खुशी है यहाँ पे होता है। मकसद ये है कि यहाँ की बेरोजगारी भी इससे कम हो जाएगी। शोपियां ही नहीं, कश्मीर में गुरेज, गुलमर्ग समेत बर्फीली पहाड़ियों पर स्नो फेस्टिवल चल रहा है, जहां स्थानीय लोगों और सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान है, कारोबारियों में उत्साह है और ठंडी हवाओं के बीच जश्न का माहौल है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। बच्चों ने ऑलमोस्ट 200 पार्टिसिपेंट्स थे। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया, काफ़ी अच्छे से इंटरेस्ट दिखाया और काफ़ी ज़्यादा जोश था हर एक बच्चे में, हर एक इवेंट में बहुत ज़्यादा जोश दिखाया। और एक हिसाब से ये रिक्रिएशन फन एक्टिविटी थी, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये हर एक गेम खेलने में। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भी रोमांचक गेम्स का आयोजन किया गया। भद्रवाह की सड़कों पर हाथ में तिरंगा थामे दौड़ते लोग और खिलाड़ियों की ये मैराथन शहीदों को सम्मान देने के लिए आयोजित की गई। इस दौड़ में शामिल हर शख्स देश के जवानों को अपनी दौड़ से सलाम कर रहा है, उनके बलिदानों को याद कर रहा है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में शहीदों के लिए दौड़ थीम के तहत 5 किलोमीटर के स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से एथलीट और खेल प्रेमी पहुंचे, जिन्हें स्थानीय लोगों का भरपूर साथ और सहयोग मिला, जिससे प्रतियोगिता में 4 चांद लग गए। वहीं इस मैराथन को लेकर लोगों का जज्बा भी देखने लायक था। सर, जब आपके हाथ में ये तिरंगा है ना,
देखिए हमारे फौजी सियाचिन की उस माइनस टेम्परेचर में हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। हमें इस मैराथन में 5 किलोमीटर का मैराथन है जहां इतनी अच्छी धूप झलक रही है। हमें वो एहसास दिलाती कि हमारे फौजी जो हैं हमारे लिए सियाचिन की उस ठंड में हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, देश के लिए अपनी जान निछावर करते हैं। तो क्या हमारा इतना सा फर्ज नहीं बनता है कि हम 5 किलोमीटर का दौड़, मुझे लगता है हमें अगर 50-500 किलोमीटर का भी मैराथन होना, उनके लिए वो ट्रिब्यूट भी कम है। जय हिंद, जय भारत। कुल मिलाकर बर्फबारी से पहाड़ों की रंगत बदल गई है। स्नो फेस्टिवल के साथ ठंडी वादियों में जश्न की गर्माहट घुल गई है। बर्फ, रोमांच और संस्कृति का ये संगम सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है। गुरेज से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में अब पर्वतारोहियों के लिए 83 चोटियों को खोल दिया गया है। इससे राज्य में एडवेंचर टूरिज्म को नई रफ्तार मिलने की पूरी उम्मीद है। इन पहाड़ों में दुनिया भर के पर्वतारोहियों की दिलचस्पी काफी ज्यादा है, तो आने वाले दिनों में नंदा देवी चोटी को भी पर्वतारोहियों के लिए खोलने पर विचार किया जा रहा है। उत्तराखंड के इन ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना हर पर्वतारोही का ख्वाब होता है और अब प्रशासन की एक पहल से इस सपने को साकार करने की राह खुल गई है। राज्य में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमायूं में आने वाली 83 प्रमुख चोटियों को पर्वतारोहण के लिए खोल दिया गया है। ये चोटियां भारतीय पर्वतारोहियों के साथ साथ विदेशी पर्वतारोहियों में भी बेहद लोकप्रिय हैं। खास बात यह भी है कि अब इन चोटियों पर चढ़ाई के लिए अब भारतीय पर्वतारोहियों को कोई भी फीस नहीं देनी होगी। लगभग 83 पीक्स हमने पूरे उत्तराखंड में, और एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आप ये मान के चलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इस बार बजट में एक प्रोविज़न रखा है कि हम कैसे इन क्षेत्रों को बढ़ाएं, रूरल टूरिज्म को बढ़ाएं, तो उसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ऐसे 83 पीक्स जो समिट्स के लिए रेडी हैं हमारे, तो उनको हमारे जो इतने इंडियन क्लाइंबर्स हैं उनको सुविधा देने के लिए, उनमें उस पर प्रमोट करने के लिए उस चीज़ को और फिर निःशुल्क कर दिया है। तो उसके लिए उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड उनका फीस खुद वहन कर रहा है। उत्तराखंड में अब दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी वेस्ट को भी खोलने की तैयारी है। सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर चढ़ाई का रूट नेपाल से होकर जाता है, लेकिन नंदा देवी की चढ़ाई का रूट उत्तराखंड में ही है। ऐसे में अगर 43 साल बाद नंदा देवी चोटी पर्वतारोहण के लिए खुलती है तो ये पूरी दुनिया के पर्वतारोहियों के लिए एक नई सौगात होगी। जो नंदा देवी है वो प्योर उत्तराखंडी पीक है, और जो इसका जो चैलेंजिंग लेवल है ये किसी भी तरह से कंचनजंगा से कम नहीं है। तो अगर आप इसके लिए यहाँ पे क्लाइंबिंग के लिए अनुमति देते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक टूरिज्म इंडस्ट्री और माउंटेन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बूम होगा। फिलहाल 83 पर्वतों के खुलने से उत्तराखंड में पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इस फैसले से उत्तराखंड में टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों का उत्साह बढ़ गया है। होटल, होम स्टे और ट्रैवल एजेंसियों को भी बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। इन चोटियों पर चढ़ने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी पर्वतारोही भी उत्तराखंड पहुंचेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के भी बेहतर अवसर मिलेंगे। जो एवरेस्ट जाने वाले होते हैं, ऐसे ही पर्वतारोहियों को नंदा देवी का भी एक जुनून रहता है, क्योंकि बंद है, 43 वर्ष हो चुके हैं, अब खुलने की कवायद की जा रही, तो हर कोई उत्साहित है। खासकर नंदा देवी खुलेगा तो उत्तराखंड को एक जो आर्थिकी है, जो इसकी रीढ़ की मजबूत हड्डी जो है वो नंदा देवी पर्वत बनेगा, क्योंकि विदेशी सैलानियों की ये सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। कमल सिलोरी, चमोली, GNT।